वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैटर की होती हैं। तो यहाँ पर आप नॉर्मली जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के पास या कोई भी सब्सटेंस दो टाइप की प्रॉपर्टी को यहाँ पर शो करेगा। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है फिजिकल और केमिकल में? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जब भी आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें आप सब्सटेंस या मैटर के कंपोजिशन या उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होने देते हैं। ठीक है, उसमें आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, आइडेंटिटी वैसे ही रहेगी, कंपोजिशन वैसे ही रहेगा किसी भी मैटर का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना है, नॉर्मली आप उसको बगैर चेंज किए ही ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल कलर है, ऑर्डर है, ठीक है, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट। आप देखते हैं जब भी आप किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो आपने सब्सटेंस में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, बस उसको आप मेल्ट करके देखते हैं, सब्सटेंस जैसा है वैसे ही बनी रहता है, बस स्टेट चेंज हो जाती है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ भी स्टेट चेंज हो जाती है लेकिन मैटर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, वही रहता है। इसी तरह डेंसिटी है और आपके पास सरफेस टेंशन है, इसकी तरफ विस्कोसिटी है, ये सारे किस में आएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो इतना याद रखना जिसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा उसकी केमिकल कंपोजिशन में, आइडेंटिटी में, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपने सब्सटेंस में एक केमिकल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी आप उसकी प्रॉपर्टी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन से आपको उसकी प्रॉपर्टी के बारे में ही पता चलता है कि वो किस टाइप की रिएक्शन देता है कोई भी सब्सटेंस। और उसके अलावा जैसे हम देखते हैं अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें आता है मेनली एसिडिटी है, बेसिसिटी है, कंबस्टिबिलिटी है। तो ये सारे क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? केमिकल चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी में चेंज आ जाएगा, उसकी कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, जैसे एसिडिटी है, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी पता लगानी है तो जैसे आपके पास HCl है, अब HCl एसिड है या नहीं है कैसे पता चलेगा? जब तक ये डिसोशिएट होगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये एसिड है नहीं, क्योंकि जब तक H पॉजिटिव डिसोशिएट हो रहा है ना, यहाँ पर H पॉजिटिव यहाँ से निकल रहा है तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये H पॉजिटिव दे रहा है तो ये एसिड है। तो ये तो अब HCl रहा नहीं ना पहले से, अब तो आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो आपने कोई भी सब्सटेंस एसिड है या नहीं है उसका कैसे पता लगाया? उसको आपने डिसोशिएट किया HCl को, जैसे NaOH है, बेस है आपके पास, तो इसमें भी आपने बेसिक प्रॉपर्टी या इसकी बेसिसिटी की पता लगाना है। तो जब तक ये OH निगेटिव रिलीज़ नहीं करेगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि pH मीटर से तो हम पता कर सकते हैं, तो pH स्केल से वहाँ पर भी चेंज आता है। जैसे आप pH स्केल पर एसिड या बेस को आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? वहाँ पर जो एसिड है उसका केमिकल चेंज आ जाता है, H पॉजिटिव आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं वहाँ से, और NaOH में क्या हो जाएगा? OH निगेटिव आयन वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर केमिकल चेंज लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कंबस्टिबिलिटी है, जैसे आप किसी भी सब्सटेंस को कंबसन कर रहे हो तो C+O2 है, तो देख रहे हो जो कंबसन का कभी भी कार्बन का कंबसन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। तो अब ये कार्बन है, ये कंबसन देता है तो इसके लिए आपने केमिकल चेंज कराया ना। जब तक CO2 बनेगा नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कंबसन की प्रॉपर्टी है या नहीं है इसमें। ठीक है, कार्बन में। तो ये सारे क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको केमिकल चेंज करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी में चेंज आएगा, उसके कंपोजिशन में चेंज आएगा, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जब आप एक्सप्रेस करते हो या मेज़र करते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी हैं जो कि क्वांटिटेटिव नेचर की भी होता है, जिसकी क्वांटिटी को आप बता सकते हैं कि इस इतनी क्वांटिटी है, इसकी इतनी क्वांटिटी है। तो मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर सच जैसे मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारे क्या हैं? क्वांटिटेटिव इन नेचर है। इनकी क्वांटिटी को आप मेज़र कर सकते हो, कितना प्रेशर है, कितना डेंसिटी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें
कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनका मेजरमेंट करना पड़ेगा, इनको मेज़र करना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे, ठीक है, जिनको आप मेज़र कर सकते हो। तो उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने एक्सप्रेस करना होता है तो वहाँ पर दो आपके पास क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और उसमें एक क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल यूनिट होगी और न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और दूसरा क्या होगा, यूनिट होगी। जैसे आप देखते हैं, आपने किसी मास को मेज़र करना है या वेट को मेज़र करना है तो आप देखते हैं उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 5700 ग्राम या 5.7 kg। तो यहाँ पर 5700 क्या है, ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके बाद एक ग्राम या किलोग्राम क्या है आपके पास, यूनिट है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है यूनिट। अब देखो यूनिट क्या है, किसी भी मैटर को या किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को या उसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेज़र करना है तो उसके लिए यूनिट भी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, आप 5700 इतना तो होगा नहीं कुछ भी, उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा, यूनिट होगी। तो यूनिट को हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, कि यूनिट होती क्या है। तो एक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसके बेसिस पर आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस है जिससे आप उसको आप क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, ठीक है। तो यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, एक रेफरेंस है, उसका स्टैंडर्ड है, चूजन्स टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस लिया हुआ है जिसके से हेल्प से आप क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो होता है क्या है इसमें, अब यहाँ पर से आता है आपके पास 7 बेसिक यूनिट्स। अब देखो हमने बोला यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहीं से अब आता है 7 बेसिक या 7 SI बेसिक यूनिट्स, वही हमने पढ़ना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमने पढ़ना है SI यूनिट्स पढ़ना है, ठीक है। अब देखो SI यूनिट्स क्या होता है, अब इससे पहले मैंने आपको बताया तो फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पास दो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब ये SI सिस्टम आया नहीं था तो जब भी साइंटिस्ट कोई भी मेजरमेंट करते थे वो अपने हिसाब से उसका मेजरमेंट कर देते, ठीक है। जैसे अगर हम ब्रिटेन में कोई रिसर्च चल रही है या US में कोई रिसर्च चल रही है तो दोनों जगह का जो अगर मेजरमेंट डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर हमने कोलैबोरेट करना है दोनों साइंटिस्टों ने तो उनके मेजरमेंट में क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना, एक जैसा होना चाहिए। अगर वो किसी अदर तरीके से मेज़र कर रहा होगा US का साइंटिस्ट और एक ब्रिटेन का साइंटिस्ट, दोनों अलग तरीके से मेज़र कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा, वो कोलैबोरेट कर नहीं सकते हैं, तो एक कंक्लूजन वहाँ से हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसी के लिए हमें एक क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जो कि पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई हो, ठीक है। तो वो कौन कौन से 7 SI यूनिट्स हैं वही हमने देखना है, ठीक है। तो इसमें पहले भी आपने पढ़ा होगा 7 SI बेसिक यूनिट्स, ठीक है। तो अब ये कहाँ पर इसको बनाया गया, कहाँ पर डेवलप किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या गया, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1960, ठीक है। ये फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस में ये हुआ था, तो वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो अब हर जगह अप्लाई होगा तो तभी हमने इसको क्या बोला, SI यूनिट्स। S का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ या स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ पर एडोप्ट किया गया, उस कॉन्फ्रेंस को बोला जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर इन 1960 इन पेरिस, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो उन्होंने कुछ ऐसे 7 बेसिक यूनिट्स को चूज़ किया जिसको जो कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड में अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से 7 बेसिक SI यूनिट्स हैं, तो ये आपको पहले भी पता होंगे। तो क्या होगा, लेंथ, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इसकी यूनिट हम लेते हैं मीटर, ठीक है। इसी तरह मास, उसकी यूनिट लेते हैं हम किलोग्राम, टाइम, उसकी यूनिट सेकंड, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, SI यूनिट है केल्विन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। तो इनके लिए सिंबल होते हैं, ठीक है। लेंथ के लिए स्मॉल n, मास स्मॉल m,
टाइम के लिए स्मॉल टी, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई वी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। मीटर जो इनके यूनिट है, इनके लिए भी सिंबल है। ठीक है, ये आप पीडीएफ में सेंड करूँगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये सारे स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे, एक स्टैंडर्ड बना दिए गए। तो इनकी भी एक डेफिनेशन होती है। अब एक लेंथ है ना, तो अब लेंथ एक मीटर बोल रहे हैं हम, जैसे लेंथ की यूनिट है मीटर। अब एक मीटर एक क्या होगा, एक रेफरेंस होगा, उसको स्टैंडर्ड माप बनाया होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से वो हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, तो उनकी भी डेफिनेशन होती है। आपको डेफिनेशन पर नहीं जाना है, आपको ये पता होना चाहिए 7 SI बेसिक यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर अलग से दे रखा है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन भी दे रखी है। ठीक है, कि 1 मीटर किसे बोलेंगे हम। ठीक है, तो 1 मीटर किसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने नोट नहीं करना है। ठीक है, इस वाला पोर्शन आपने डेफिनेशन में ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड होता है जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 1 मीटर किसे बोला, तो हम देखते हैं कि जो लाइट के द्वारा जो पाथ ट्रेवल होता है वैक्यूम में, कितने टाइम में, 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। तो इतने कम टाइम में, ठीक है, एक सेकंड के इतने टाइम पार्ट में जो लाइट ने पार्ट ट्रेवल किया गया होता है, उसी को 1 मीटर बोलते थे। तो हर जगह वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपने इतने पे फोकस करना है। तो जिसको अगर पढ़ना है डेफिनेशन, ठीक है, तो वो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए। तो इसमें से कुछ डेफिनेशन अभी चेंज भी हुआ है, जैसे ये किलोग्राम जो है, ये मेजरमेंट जो है इसका चेंज हुआ है, इसकी डेफिनेशन रिसेंटली, तो 2020 या 2019 में चेंज हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रीफिक्सेस आते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस। अब क्या होता है, अब हमने बोला जो एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो एसआई यूनिट्स हैं, वो काफ़ी स्मॉल भी होते हैं, काफ़ी लार्ज भी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखें कोई सब्सटेंस है जिसका मास 0.0000000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है। ठीक है, 0.00001 किलोग्राम है। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे, अब तो साइंस के अंदर तो आपको स्मॉलर लेवल पर भी जाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन चाहिए, तो आप इतना डिजिट्स में तो लिखेंगे नहीं जीरो को। ठीक है, तो इसके अलावा हमको क्या चाहिए, फिर प्रीफिक्सेस का यूज़ होता है। ठीक है, प्रीफिक्स का यूज़ होता है जहाँ पर आप 10 की पावर में इस चीज़ को लेते हैं, और उससे आपको कैलकुलेशन में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, जब आपके पास जो डेटा है वो काफ़ी स्मॉलर है, ठीक है, कोई एटम का मास निकाला आपने, ठीक है, या आपने नंबर ऑफ पार्टिकल देखा किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, या लार्ज है, जैसे 1 मोल में जो आपको पता है पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर आप कितना ज़्यादा है, 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, तो इतने लार्ज वैल्यू से आपको क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है साइंस के अंदर। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, कुछ प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप लार्जर वैल्यू को एक स्मॉलर स्केल में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, ये आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल में है। ठीक है, अब अगर किसी भी सब्सटेंस का 1/10 पार्ट है, ठीक है, 1/10 पार्ट यानी 10⁻⁻1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स में डेसी बोल देते हैं, सिंबल ये है। ठीक है, अगर 1/100 पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 बोल सकते हैं 1/100 को। ठीक है, 10⁻2 नीचे होगा, ऊपर आएगा 10⁻2, तो क्या हो जाएगा, सेंटी। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस का अगर 1/1000 पार्ट है, तो उसे हम बोल देंगे मिली। ठीक है, और 1/10⁶ पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसे माइक्रो। ठीक है, 10⁹ पार्ट है, 1/10⁹ पार्ट है किसी सब्सटेंस का, उसे हम बोलेंगे नैनो। फिर उसके बाद 10⁻12 पार्ट है किसी सब्सटेंस का, तो पावर में आ जाएगा 10⁻12 पीको। फिर ऐसे 15 10⁻15 फेमटो। ठीक है, 18 को एटो, 21 को जेप्टो। ठीक है, उसके बाद आपके पास 10⁻24 को ऑक्टो बोल देते हैं। ठीक है, आप 15 या 18 तक याद रख लें, काम चल जाएगा। 12 तक भी काम चल जाता है वैसे। ठीक है, 12 तक पीको, उसके बाद 15 फेमटो, 18 को एटो, -21 को जेप्टो, और -24 को यॉक्टो बोलते हैं। ठीक है, सिंबल्स ये हैं इसके। इसी तरह यहाँ पर देखो, आप अगर किसी भी सब्सटेंस का हम 10 पार्ट उसको 10 टाइम बढ़ा दें, ठीक है, किसी सब्सटेंस में 10 टाइम उसको इंक्रीज़ कर दें, तो क्या हो जाएगा, 10⁻1 है, तो उसको हम बोल देंगे डेका बोल देंगे। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का 10⁻2 100 टाइम उसको बढ़ा दें, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हेक्टो।
अगर 1000 टाइम बढ़ा दें, ठीक है, किलो, उसके बाद 10⁶ टाइम बढ़ाएं तो आपके पास मेगा, उसके बाद 9 टाइम बढ़ाएं तो गीगा, 12 टाइम टेरा, 15 टाइम पेटा, ठीक है। तो यहाँ पर तक गीगा और टेरा तक तो आपको वैसे भी पता होगा। 10⁹ में क्या होता है, गीगा बोलते हैं, 10⁻12 में टेरा बोलते हैं, 15 में क्या बोलते हैं, पेटा बोलते हैं। तो इतना भी अगर आप ध्यान में रख लोगे तो आपके पास काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस हैं, जहाँ पर बहुत लार्जर क्वांटिटी है, स्मॉलर क्वांटिटी है, उसको आपने क्या करना है, मेजरमेंट में, कैलकुलेशन में इजी करने के लिए आप प्रीफिक्सेस के फॉर्म में ले लेते हैं, जब सब्सटेंस के मल्टीपल्स लेते हैं, ठीक है, या उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ वो सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। ये तो हमने एसआई यूनिट्स पढ़े थे, स्टैंडर्ड यूनिट्स 7 एसआई यूनिट्स पढ़ी थी। अब कुछ ये होती हैं डिराइव यूनिट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं जो 7 आपके पास फिजिकल क्वांटिटी थी, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, उसके अलावा भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो यूनिट्स होंगी उसको हम क्या करेंगे, जो एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन होगी उस यूनिट की, ठीक है। उस यूनिट में जो भी एसआई यूनिट्स हैं उनका यूज़ करके यूनिट्स को हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, अब जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो कोई ऐसा यूनिट्स है नहीं, आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको लेकिन वॉल्यूम तो पता होता है, ठीक है, वॉल्यूम पता होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, L/B/H है, ठीक है। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये सारी क्या है, लेंथ है। तो ये तीनों लेंथ हैं, तो आपको पता है लेंथ अपने आप में क्या है, ऐसा यूनिट्स है। तो आप क्या कर लेंगे, तो वॉल्यूम में क्या कर लेंगे, जो ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है, तो इसमें लेंथ की यूनिट रख लेंगे, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इक्वल मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा, वॉल्यूम का डिराइव्ड एसआई यूनिट है, ठीक है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है। ये देखो, जैसे एरिया है, ठीक है, तो लेंथ स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम, लेंथ क्यूब होता है, मीटर क्यूब। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आप ऐसा यूनिट का यूज़ करेंगे, मास की यूनिट किलोग्राम। वॉल्यूम आपने डिराइव किया तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल पर टाइम, तो मीटर पर सेकंड। तो सारा का सारा ऐसा यूनिट्स का आप यूज़ करोगे तो ये जितने भी आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज़ दिख रही हैं और ये जो यूनिट दिख रही हैं सारी क्या हैं, डिराइव यूनिट्स हैं, ठीक है। ये सारी डिराइव यूनिट्स हैं और इनमें आप क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है वो भी याद रखेंगे। जैसे आपके पास फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स है आपके पास, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट को अकॉर्डिंग है, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सारा जो भी टेबल आपको दिया हुआ है ये आपने नोट करना है, ठीक है, इतना याद रखना। तो यहाँ पर देखो आप, ये आपके पास कुछ मेजरिंग डिवाइस हैं जहाँ पर आप वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए, ठीक है, एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, इसी तरह पीपेट होता है, लैब में ब्यूरेट दिखेगा आपको, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दिखेगा, ठीक है। लैब में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें सारे मेजरिंग डिवाइस हैं, मेजरमेंट करने के लिए हैं। जब 100 ml का, 250 500 ml का, ऐसे आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे पीपेट है, मैक्सिमम केस में आपको 25 ml का मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। ब्यूरेट भी टाइट्रेशन में यूज़ होता है। ये सारे वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसी तरह को टेम्परेचर है, हाँ, टेम्परेचर स्केल याद रखना। टेम्परेचर स्केल, 3 टाइप के टेम्परेचर स्केल पढ़ेंगे यहाँ पर हम। पहला पढ़ेंगे हम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे केल्विन स्केल और तीसरा हम पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा कि टेम्परेचर स्केल जो है इसको हम पढ़ लेंगे, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, ठीक है। तो इतना आप आज नोट्स बनाएंगे, ठीक है, शाम तक उसको सबमिट भी कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।